तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी वो दी किसने थी? दो साइंटिस्ट थे, बेथे एंड ब्लैक। बेथे एंड ब्लैक, इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी कहती क्या है? पहला पोस्टुलेट कि जो मेटल आयन होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मेटल आयन और लिगेंड वो दोनों ही कैसे एक्ट करते हैं? पॉइंट चार्ज। कैसे एक्ट करते हैं? पॉइंट चार्ज। और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं उसी तरीके से ये बिहेव करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि जो मेटल आयन है और लिगेंड है वो कैसे एक्ट करते हैं? हमारे पॉइंट चार्ज। और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होगा? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड पॉइंट कहता है अगर हमारा लिगेंड एनायनिक है, अगर हमारा लिगेंड एनायनिक, एनायनिक कौन से होते हैं? जो नेगेटिव होते हैं। एनायनिक कौन से होते हैं? जो नेगेटिव होते हैं। अगर हमारा लिगेंड एनायनिक है, नेगेटिव है, तो जो इंटरेक्शन होगा मेटल आयन के बीच में और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन, वो कैसा होगा? हमारा आयन आयन इंटरेक्शन। कैसा होगा? आयन आयन इंटरेक्शन। और यदि अगर हमारा लिगेंड न्यूट्रल होगा, यदि अगर हमारा लिगेंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, तो जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा होगा बच्चों? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पहला पोस्टुलेट कहता है कि मेटल आयन और लिगेंड कैसे एक्ट करते हैं? पॉइंट चार्ज। और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सेकंड पॉइंट कहता है अगर हमारा लिगेंड कैसा है? एनायनिक, नेगेटिव, तो उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा? आयन आयन इंटरेक्शन। कैसा होगा? आयन आयन इंटरेक्शन। और यदि अगर हमारा लिगेंड न्यूट्रल है तो कौन सा इंटरेक्शन होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। राइट। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे। तो बच्चों थर्ड पॉइंट कहता है अगर कोई भी फ्री ट्रांजिशन मेटल है, कोई भी फ्री ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं? जो डी ब्लॉक के होते हैं, यानी जिसमें कौन सी ऑर्बिट आती है? डी ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट आती है? डी ऑर्बिट। अब हमें पता है कि डी ऑर्बिट होती कितनी है? 5 होती है। 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 से ज्यादा हम भर नहीं सकते। तो किसी भी फ्री ट्रांजिशन मेटल में जो 5 डी ऑर्बिट होती हैं, उन पांचों डी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? इक्वल। पांचों डी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? इक्वल। इसलिए वो क्या कहलाती है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहलाएंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल। किसी भी अगर फ्री ट्रांजिशन मेटल की हम बात करते हैं तो जो पांचों डी ऑर्बिट होती है उनकी एनर्जी आपस में क्या होती है? इक्वल। इसलिए वो क्या कहलाती है? डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है अगर कोई भी लिगेंड मेटल आयन के पास आता है, लिगेंड मूव टुवर्ड्स मेटल आयन, मूव टुवर्ड्स मेटल आयन। अब मेटल आयन में कौन सी ऑर्बिट थी? डी ऑर्बिट। मेटल आयन में कौन सी ऑर्बिट थी? डी ऑर्बिट। और लिगेंड के पास क्या होंगे? लोन पेयर। लिगेंड के पास क्या होंगे? लोन पेयर। जैसे ही कोई लिगेंड मेटल आयन के पास आता है तो उनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। क्या होता है? रिपल्शन। किस किस के बीच में? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के और मेटल आयन की जो डी ऑर्बिट है उसमें पहले से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच में। जो मेटल आयन है उसकी डी ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब उनके इलेक्ट्रॉन में और लिगेंड के लोन पेयर में, दोनों में क्या होने लगता है? आपस में रिपल्शन। क्या होने लगता है? रिपल्शन। और उस रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी होती है डी ऑर्बिट की वो क्या हो जाती है? इंक्रीज। क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो उस रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी है डी ऑर्बिट की वो क्या हो जाती है? इंक्रीज। और जो जैसी एनर्जी इंक्रीज होगी तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती हैं दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। पहली होती है T2G और दूसरी होती है EG। यानी कि जो 5 ऑर्बिट होती हैं वो दो पार्ट में टूट जाती है। पहली होती है T2G और दूसरी EG। अब इनका भी नाम होता है। T2G में 3 ग्रुप आते हैं। पहला DXY, दूसरा DYZ और तीसरा होता है DXZ। ये 3 ऑर्बिट आती हैं T2G में। EG में 2 आती हैं, DX² -Y² एंड DZ²। जैसे ही लिगेंड मेटल आयन के पास आएगा
तो उसके लोन पेयर और जो मेटल आयन की डी ऑर्बिट है उसके लोन पेयर दोनों में क्या होने लगता है, रिपल्शन होने की वजह से डी ऑर्बिट्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होने की वजह से वो स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं दो पार्ट में और दो ग्रुप बनाती हैं, T2G एंड दूसरी EG। T2G में 3 ऑर्बिट आई हमारी DXY, DYZ, DXZ और EG में 2 आई DX² -Y² एंड DZ²। तो बच्चों रिपल्शन की वजह से जो डीजेनरेसी थी डी ऑर्बिटल्स की वो ब्रेक हुई थी। डी ऑर्बिट्स 5 होती हैं तो ब्रेक हुई थी दो पार्ट में, T2G एंड सेकंड EG। तो जो T2G थी वो क्या थी हमारी DXY, DYZ एंड DXZ और EG में 2 आती है DX² -Y² एंड सेकंड होती है DZ²। तो स्प्लिटिंग हो जाना डी ऑर्बिटल्स की, स्प्लिटिंग हो जाना, टूट जाना डी ऑर्बिटल्स का इनटू टू डिफरेंट एनर्जी सेट, अलग अलग है दोनों। इसको हम बोलते हैं, इन दोनों ऑर्बिट्स में टूट जाना डी ऑर्बिट का, उसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। किसी भी डी ऑर्बिट का दो पार्ट में टूट जाना, T2G है EG, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो बच्चों हमारी T2G में 3 ऑर्बिट आई हैं, DXY, DYZ और DXZ। अब इन तीनों के डायग्राम देखते हैं। XY पॉजिटिव X, नेगेटिव X, पॉजिटिव Y, नेगेटिव Y। अगर DXY होगी तो जो लोब आते हैं ना डी ऑर्बिट के, वो एक्सिस पे इंक्लाइंड होते हैं इस तरीके से। XY किसकी हो गई है, DXY। अब केवल एक्सिस चेंज करनी है तीनों के लिए हमें। तो DYZ के लिए ये पॉजिटिव Y ले ली, ये नेगेटिव Y ले ली, ये पॉजिटिव Z ले ली, ये नेगेटिव Z। तो एक्सिस चेंज कर दी मैंने, डायग्राम सेम एज इट इज आएगा। DYZ का हो गया जी, बस एक्सिस चेंज करते जाइए। और तीसरे के लिए DXZ के लिए देखेंगे तो DXZ के लिए अब क्या हो जाएगा, ये हमने X ले ली, ये नेगेटिव X, ये Z पॉजिटिव Z और ये नेगेटिव Z, इसका भी कोई सेम डायग्राम आ जाएगा, राइट। ये हो गई हमारी T2G की तीनों ऑर्बिट, DXY, DYZ एंड DXZ। अब इसके बाद EG की देखते हैं। तो बच्चों EG में 2 ऑर्बिट आती है, DX² -Y² एंड DZ²। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये पॉजिटिव X, ये नेगेटिव X, ये पॉजिटिव Y और ये नेगेटिव Y। अब इसमें एक्सिस के ऊपर आते हैं लोग, X एक्सिस के ऊपर और दूसरा आएगा Y एक्सिस के ऊपर। अब Z की अगर बात करेंगे तो Z में ये टिल्ट ले लेता हूं एक्सिस, ये मैंने पॉजिटिव X ली, ये नेगेटिव X, ये पॉजिटिव Y और ये नेगेटिव Y। ये हमने Z लिए, पॉजिटिव Z और नेगेटिव Z। अब Z² है तो किसके ऊपर आएगा, Z के ऊपर, इसके ऊपर आएगा ये DZ²। ये EG की दोनों ऑर्बिट की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। 2 टाइप के पढ़े हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल और दूसरे टेट्राहेड्रल। हमारे सिलेबस में तो 2 ही है 12th के लिए, एक ऑक्टाहेड्रल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और दूसरे होते हैं टेट्राहेड्रल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4।